हेलो स्टूडेंट्स, आज पुनः अपने यूट्यूब चैनल गार्गी कोचिंग सेंटर पर आप लोग का स्वागत करते हैं और उसी टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं। और कौन सा टॉपिक चल रहा है आप लोग जानते ही होंगे। कक्षा 10 मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1। तो प्रश्नावली 1.1 के इससे पहले पहला सवाल और दूसरा सवाल अच्छी तरह से क्लियर कर दिया गया था और उम्मीद है कि आप लोग को समझ में भी आया होगा। और यदि आप लोग को अच्छा लगता है हमारा वीडियो तो हो सके तो आप लोग उसको लाइक कर लिया करें और उसको अपने दोस्तों या और भी रिलेशन जितने भी लोग आप लोग के समझ में रहते हैं तो उनको शेयर कर दिया करो, जिससे वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलते हैं हम अपने वीडियोज पर। तो आज का सवाल नंबर 3 और 4 लगाया जाएगा अर्थात यह प्रश्नावली 1.1 के सभी सवाल को आज क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। बोला है किसी परेड में, परेड जानते हैं जिसमें आप लोग को जो मार्च कराया जाता है, जैसे आर्मी सेना एक लाइन में खड़े होकर मार्च करती है, कोई नेता आता है या किसी भी अभिनंदन करना होता है कहीं भी, तो उसमें परेड करती है आर्मी सेना, बड़े बड़े सेना। तो किसी परेड में 616 आर्मी सेना है वाली एक टुकड़ी है, 616 सदस्यों वाली एक सेना या आर्मी की टुकड़ी है। उसको क्या करना है, 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो जब भी कहीं परेड के रूप में मार्च करना होता है तो उससे पहले कुछ आर्मी सेना ऐसे भी होते हैं जो बैंड वाले होते हैं, जो बैंड बजाते हुए आगे की ओर चलते रहते हैं और उसके पीछे कुछ सैनिक क्या करते हैं, मार्च करते हैं, विश्राम या सावधान की स्थिति में अपना मार्च करते हुए चलते रहते हैं। तो 32 सदस्य जो है बैंड वाले हैं और जो 616 सदस्य हैं जो कि केवल मार्च करने वाले हैं और सबके सब आर्मी सेना ही हैं। तो इनको इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में, जब उसको हम खड़ा करें, जैसे मतलब कि हम यहाँ पर जैसे बैंड वालों को पहले लगा दें 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बैंड लगा दिए। अब 8 के रूप में लगा दिए तो इनके पीछे 616 लोगों को इस प्रकार एडजस्ट करने के सभी लाइन में क्या करें कि 616 को इस प्रकार व्यवस्थित कर दे कि सब के सब लाइन में आर्मी सेना की संख्या क्या हो, इक्वल हो, कम अधिक ना हो। ये ना हो कि इसमें 100 कर दिए, इसमें 150 कर दिए, इसमें 50 कर दिए, इसमें 10 कर दिए, इसमें 5 कर दिए। ऐसे नहीं, सब में सेना की संख्या समान होना चाहिए। और इस प्रकार से जितना भी सेना की लाइन लगेगी, सेना का स्तंभ बनेगा, उसी तरह से आर्मी बैंड वालों का भी उतना ही स्तंभ होना चाहिए। तो जैसे आर्मी बैंड का स्तंभ हम 8 ले लिए इस समय फिलहाल में, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें लगा दिए सबको। यदि इसमें लग जा रहे हैं तो यही सही हो जाएगा। अधिकतम स्तंभों की संख्या पूछा गया है। हो सकता है कि 32 सदस्य वाले बैंड, मतलब कि आर्मी बैंड वाले को एक ही लाइन में लगा दें तो 32 आपका स्तंभ हो जाएगा। तो 32 स्तंभ में फिर 616 को एडजस्ट करेंगे और एडजस्ट जब करेंगे तो किसी में कम अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका पता लगाने के लिए कितने स्तंभ बनेंगे, कितने लाइन बनेंगे, इसका पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रिक फॉलो करते हैं। कैसे समझते हैं कि क्या करना है। तो कभी भी अधिकतम कहीं संख्या पूछे या महत्तम पूछे, अधिकतम या महत्तम या बड़ी से बड़ी पूछे, तो ऐसे कंडीशन में वहां पर दिए गए संख्याओं का मौसा निकाल लेते हैं, वही उसका क्या हो जाता है, मेन आंसर हो जाता है। क्या क्या, अधिकतम संख्या पूछे, चाहे महत्तम संख्या पूछे, चाहे बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, तो ऐसे कंडीशन में उसका क्या निकाल लिया जाता है, मौसा निकाल लिया जाता है, वही मौसा ही उस सवाल का आंसर हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया हो कि महत्तम बड़ी से बड़ी या अधिक से अधिक बोलता है तो क्या करते हैं हम लोग, मौसा निकाल लेते हैं। क्लियर हो जाएगा। किसका मौसा निकालते हैं, दी गई संख्याओं का। यदि हम 616 और 32 का मौसा निकाल दें तो क्या हो जाएगा कि हमारा अधिकतम स्तंभों की संख्या आ जाएगा, क्योंकि स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछा है, कितने लाइन अधिकतम बनेंगे, तो अधिकतम स्तंभों की संख्या हम लोग को क्लियर हो जाएगा। परंतु कभी कभी सवाल में न्यूनतम बोल देता है या छोटी से छोटी संख्या बोल दें, न्यूनतम या छोटी से छोटी या लघुत्तम संख्या बोल दें, तो ऐसे कंडीशन में लॉसा निकाला जाता है, मतलब एलसीएम निकाला जाता है। यह आप लोग याद रखिएगा। चलिए, तब यह कितने स्तंभ होंगे, हो सकता है 32 स्तंभ में खड़े हो जाएंगे, 32 लाइन लगा देंगे, या हो सकता है कि 10 लाइन लगा देंगे, 8 लाइन लगा देंगे या 12 लाइन लगा देंगे। और जब भी लाइन लगाएंगे, जितने भी लाइन लगाएंगे उतना ही दोनों समूहों के समान संख्या में स्तंभ करना होगा, तो उतने इस आर्मी सेना का भी स्तंभ बनना चाहिए। ये नहीं कि इस 32 सदस्य वाले जो बैंड वाले हैं
उनका स्तंभ 32 पे बना दें, और इसका स्तंभ 8 में पूरा 8 है, स्तंभ में पूरा पूरा सबको लगा दिया जाए। तो ये याद रखिए कि सभी के स्तंभ अर्थात लाइनों की संख्या बराबर होनी चाहिए, इसकी भी और इसकी भी। तो ऐसे कंडीशन में अधिकतम संख्या पूछा गया है कि स्तंभों की या लाइनों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो अधिकतम का मतलब क्या होता है, मौसा। तो हम लोग 616 और 32 का क्या निकालेंगे, मौसा निकालेंगे। तो कैसे पता चला, तो यहाँ लिखना होगा। तो सवाल नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। चूंकि स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है, स्तंभों की, इसलिए बोला गया स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर रहे हैं, मतलब परेड कर रहे हैं। तो चूंकि स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करना है, अधिकतम संख्या ज्ञात करना है, क्योंकि स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करना है, इसलिए 616 और क्या है 32, 616 और 32 है। 616 और 32 का मौसा ज्ञात करना होगा। का मौसा मतलब HCF, 616 का मौसा ज्ञात करना होगा, ज्ञात करना होगा। तो 616 और 32 का मौसा ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इससे पहले आप लोग को बताया गया है। तो सबसे बड़ी वाली जो संख्या होती है उसको बड़ा इंडिकेट करते हैं और छोटी वाली को छोटा दर्शा देते हैं। अब यहाँ मान लेते हैं, माना A बराबर 616 और B बराबर 32। अब ये लिखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने को, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा पे लॉ नहीं समझ में आ रहा होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर तो कैसे लगाते हैं, तो जो बड़ा वाला रहेगा उसको अंदर, और जो और इसमें थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइन और लिख दिया जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र क्या होता है, A बराबर B³ प्लस R, जहाँ R जो होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा परंतु B से छोटा। अब जो 616 बड़ा वाला उसको अंदर कर देते हैं और छोटे वाले को बाहर कर देते हैं। तो भागा देंगे तो 32 गुना 64 2 बार में बड़ा हो जाएगा, तो एक बार जाएगा। तो 32 एक 32, तो यहाँ हो जाएगा 32, यहाँ हो जाएगा 11, 11 में 2 जाएगा आपका 9 बचेगा, और यहाँ बचेगा आपका कितना, तो 5 बचेगा, 5 में 3 जाएगा 2, 29 हो जाएगा। यहाँ 16 लगा देंगे। अब कितना बार जाएगा तो चेक करते हैं। तो यहाँ एक अंक छोड़ते हैं, एक अंक छोड़ते हैं, तो 3 9 27, लगभग 9 बार जाना चाहिए। तो देखते हैं 9 बार चला जाता है कि नहीं। तो 9 दूना 18 के 8 लगा 1, 9 3 27 1 28 चला जाएगा। 9 दूना 18 के 8 लगा 1, 9 3 27 1 28, सही है। तो 16 में से 8 जाएगा आपका 8 बचेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, या 0 हो जाएगा, 8 बच गया। क्लियर है। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो 616 बराबर है, जानते हैं कि इसको पहले लिखते हैं और इसका गुणा करके आप प्लस इसको जोड़ देते हैं। तो 32 गुणे 19 प्लस 8, यहाँ लिखेंगे चूंकि R नॉट इक्वल टू 0, यहाँ R का मान 0 नहीं 8 आया है। R का मान यहाँ पर देखिए 8 आया, इसका गुणा करते हैं, इसको जोड़ते हैं, तो यहाँ 8 है। क्योंकि R नॉट इक्वल टू 0, R का मान 0 नहीं आया है, तो इसलिए क्या करेंगे, तो इसलिए आप 32 और 8 में, तो इसलिए 32 और 8 में, 32 और 8 में पुनः मतलब क्या, दोबारा पुनः क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा देंगे। पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने को, तो पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने को, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर, तो आप कैसे लगाएंगे, तो 32 बड़ा है अंदर और 8 छोटा है बाहर, भागा देंगे तो 8 चौके 32 हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब शेष शून्य आ गया। तो कैसे लिखते हैं जानते हैं आप लोग, अंदर वाले को पहले लिखते हैं, फिर इसका गुणा करते हैं, इसको जोड़ते हैं, तो हो जाएगा 8 गुणे 4 प्लस 0 हो जाएगा, क्योंकि R बराबर 0, इस बार R का मान 0 आ गया। जब R का मान 0 आ गया तो यहाँ जो संख्या होता है वही मौसा हो जाता है, तो इसलिए तब मौसा 8 होगा, लेकिन किसका 616 और 32 का निकाल रहे हैं, इसलिए 616 और 32 का मौसा, 616 और 32 का मौसा, तो 616 और 32 का मौसा क्या आ गया, 8 आ गया, और यह जो मौसा आया है वही आपका आंसर है। तो मौसा आपका आंसर, तो मौसा जो आया है तो वह किसको इंडिकेट कर रहा है, स्तंभों की अधिकतम संख्या को,
तो जो पूछा गया वही हिंदी में लिख देंगे। इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर स्तंभों की, या यहाँ पर लाइनों की संख्या बोल सकते हैं जो लाइन लगाया गया है, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर, और इसके अलावा कोई और संख्या नहीं। यदि इसके अलावा कोई और संख्या करते हैं तो किसी में अधिक आर्मी सेना हो जाएंगे, किसी में कम हो जाएंगे, किसी में बहुत ज्यादा हो जाएंगे, किसी में बहुत कम हो जाएंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बोला गया था कि सब में समान होना चाहिए, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए, स्तंभों की संख्या 8 होनी चाहिए। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो अब चलते हैं सवाल नंबर 4 पर, तो इसको थोड़ा इरेज करते हैं और सवाल नंबर 4 को अच्छी तरह से क्लियर करते हैं। तो चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। इससे पहले आप लोग का सवाल नंबर 3 लग गया था, अब चौथा लगाते हैं। देखिए बोला है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आप लोग जानते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ आर का मान 0 से बड़ा या बराबर परंतु बी पे छोटा होता है, वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है। उसी का प्रयोग करके दर्शाना है, दर्शाना मतलब सिद्ध करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए मतलब सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध कीजिए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का, धनात्मक पूर्णांक मतलब कोई भी धनात्मक संख्या है, तो उस धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा, यदि उसका वर्ग करते जाएं, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करते जाएं किसी पूर्णांक यम के लिए, मतलब वह पूर्णांक यम हो, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करते जाएं तो वह या तो 3 यम होगा, मतलब 3 यम के रूप में दिखाई देगा, या 3 यम प्लस 1 के रूप का दिखाई देता है, मतलब 3m या 3m प्लस 1 के रूप का दिखाई देता है यदि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करते जाएं तो कैसे सिद्ध करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके सिद्ध करना है। तो ऐसे कंडीशन क्या कहते हैं हम लोग मानते हैं। तीसरा चौथा का सॉल्व करेंगे ना, तीसरा तो इससे पहले आप लोग को सॉल्व कर दिया गया था, तो चौथा का सॉल्व तो मानते क्या है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ए कोई धनात्मक, ऐसे सवाल में हमेशा यही माना जाता है जो हमेशा मानते हैं, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें किसका भागा दिया जा रहा है, तो जिसमें यहाँ पर जो बगल में संख्या दिखाई देता है इसी का भागा दिया जाता है, जिसमें 3 से भाग देने पर, जिसमें 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर, तो भाग देने पर यहाँ जो बगल में होता है, इसके बगल में जो होता है वह क्या होता है आपका भागफल क्यू होता है, भागफल होता है, जिसमें 3 से भाग देने पर भागफल, भागफल m तथा भागफल यम तथा शेषफल r है। भागफल यम तथा शेषफल क्या है, तो शेषफल r है। भागफल यम तथा शेषफल क्या हो जाएगा r है। माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें 3 से भाग देने पर, 3 से यदि भाग दिया जाए तो भागफल यहाँ वाला होता है संख्या, तो भागफल यम है तथा शेषफल, तो शेषफल आपका 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो शेषफल r मान लिया, शेषफल r है। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, या इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर, तो कैसे लगाते हैं हम लोग जानते हैं। तो ए बराबर क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर बराबर, जहां आर जो होगा वह 0 से बड़ा या बराबर होगा परंतु बी से छोटा होगा। तो इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा बी के जगह पर, बी मतलब किसका भागा दिया गया था, तो 3 का भागा दिया गया था, 3 और क्यू के जगह पर क्यू, तो भागफल कितना आया था, तो एम आया था, तो 3m प्लस आर का मान, तो आर हम अपने हिसाब रखेंगे, तो आर हो गया, जहां आर बराबर, तो आर का मान हमेशा यहाँ वाले से 1 कम होता था, आर का मान या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा, क्योंकि 3 तक का है संख्या, तो आर का मान 0 1 2, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि इससे अधिक नहीं होता है, इसके बराबर नहीं होता है। तो इसलिए आर बराबर 0 पर, तो आर बराबर 0 पर ए बराबर क्या हो जाएगा, तो आर बराबर 0 पर ए बराबर हो जाएगा 3m प्लस 0 हो जाएगा, आर का मान 0 रख रहे हैं, तो 3m प्लस 0 बराबर 3m आ जाएगा।
तो लेकिन यहाँ सवाल में इसी को हम छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ सवाल में वर्ग बोला गया था, आप सभी का क्या करते जाएंगे, वर्ग करते जाएंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, और इसका वर्ग करेंगे तो 3 तिली के 9 एम स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको देखिए इस रूप में लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 एम स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 3 तिली के 9 एम स्क्वायर हो जाएगा। जब इस रूप में लिख सकते हैं तो देखिएगा इसको क्या करेंगे, 3 और इसको कुछ मान लेंगे, इसको कुछ मान लेंगे, चाहे सी चाहे डी चाहे एक्स कुछ भी मान लीजिए। इस पूरा को हम क्या मान ले रहे हैं, एक्स, तो मान लिए एक्स, तो 3x आ गया, तो 3x आ गया। आप जहां लिखेंगे, अब माने तो लिखना पड़ेगा, जहां क्या x बराबर क्या है, तो x की जब क्या माने, यह माने, मतलब इसके जब यह माने हैं तो इसका मतलब इतना बराबर x है, या x बराबर इतना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3m स्क्वायर। ठीक, तो इसी प्रकार अब r बराबर क्या रखेंगे, तो r बराबर 1 रखने पर या 1 पर तो हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 3m प्लस 1, यहाँ 3m प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसका भी वर्ग करेंगे तो a बराबर 3m प्लस 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग लिख लीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब थोड़ा छोटा छोटा करना होगा क्योंकि हो सकता है ये स्टेप और आगे भी जा सकता है। तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3 तिली के 9 एम स्क्वायर। यदि इसका वर्ग करेंगे तो पूरा होल स्क्वायर होगा, जब पूरा का पूरा होल स्क्वायर होगा, या ऐसे लिख ही देते हैं 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर का जो सूत्र होता है उस पर तोड़ा जाएगा, तो इसमें इसका वर्ग होता है, पहले का वर्ग होता है, तो इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3 तिली के 9 एम स्क्वायर, फिर इसका वर्ग होता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे इतना और इतना होता है, 2 गुणे 3m गुणे 1, पहले का स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर प्लस इन दोनों का गुणा और उसके साथ साथ 2 का भी गुणा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3 तिली के 9 एम स्क्वायर। आप इसको आगे लिख लीजिए, 3 गुना के 6 एकम 6 प्लस 6m और प्लस 1। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन ले लीजिए, तो 3m कॉमन हो जाएगा, 3m कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, तो 3 गुना के 3 तिली के 9 हो जाएगा, 3 तिली के 9। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं कॉमन, क्योंकि हम इसी और इसी के रूप में बनाना चाहते हैं। देखिए यह आपका जो आया था इसी के रूप में है, जब बस x आ जाएगा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3m हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा तो 3 कॉमन ले लिया और m कॉमन ले लिया, 3 तिली के 9 एक है m बचेगा आपका m, अब प्लस 3 गुना के 6 अब प्लस 1 उसी तरह रहेगा क्योंकि हमको 1 चाहिए। तो अब यहाँ लिखेंगे 3m, इसको कुछ मान लेंगे, कुछ भी मान लीजिए, या इस m को भी अंदर ही भेज दीजिए, मतलब m कॉमन मत लीजिए, तो m कॉमन नहीं लेंगे तो यहाँ m स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ आपका m बचेगा, जो हम यहाँ पर केवल 3 कॉमन लेंगे, इन दोनों में 3 कॉमन लेंगे तो 3 तिली के 9, 3 बचेगा, m स्क्वायर पूरा बचेगा प्लस 3 गुना के 6 और m बचेगा आपका, अब प्लस 1 उतारे हम तो 3। अब इस पूरा को कुछ ना कुछ मान लेंगे, इस पूरा को x मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, तो इसको मानते हैं x मान लेते हैं, तो प्लस यहाँ क्या बचेगा, बस आपका 1 बचेगा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा, जहाँ इस पूरा क्या माने x माने, तो जहाँ x बराबर 3m स्क्वायर प्लस 2m। ठीक, अब इसी प्रकार आपका वही r बराबर 2 पे रखना है, तो इसी प्रकार अब क्या लिखेंगे, r बराबर 2 पर, तो r बराबर 2 पर, यह देखिएगा इसके रूप में दिखाई दे रहा है और यहाँ पे इसके रूप में दिखाई दिया, r बराबर 2 पर लिखे, तो r बराबर जब 2 लिखेंगे तो हो जाएगा a बराबर इसी में रखते हैं, हमेशा रखने वाला काम यहाँ पर करते हैं, तो a बराबर 3m प्लस क्या हो जाएगा, r यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 3m प्लस 2। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ लिख दीजिए या डायरेक्ट कीजिए, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3 तिली के 9 एम स्क्वायर प्लस 2 गुना के 4 प्लस 2 गुणे पहला गुणे दूसरा हो जाएगा। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं तो हो जाएगा 9m स्क्वायर, अब प्लस इसको लिख लीजिए प्लस 3 2 गुना के 4 3 12m अब प्लस 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको देखिए कैसे बनाएंगे, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 9m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब इन तीनों में से 3 कॉमन ले लीजिए,
तो इन तीनों में 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 3 तली के 9, यहाँ पर आपका 9 है। आप कहेंगे ऐसा क्यों किए हैं, 3 + 1 क्यों लिखे, क्योंकि हमको 1 के रूप में चाहिए, या तो 1 के रूप में या तो केवल बिना 1 वाला होना चाहिए, संख्या नहीं होना चाहिए उसके बगल में। तो यदि मान लीजिए हम डायरेक्ट 4 भी ले लिए होते तो क्या होता है कि 4 इन दोनों में कॉमन नहीं हो पाता, इसलिए 1 के रूप में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो 3 + 1 लिख दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 3 कॉमन लिए तो यहाँ पर 9 था आपका, तो 3 तली के 9, 3 बचेगा और एम स्क्वायर पूरा बचेगा। अब प्लस यहाँ पे देखिए 3 चौके 12, 4 बचेगा और एम भी बचेगा। अब प्लस 3 एक कम यहाँ पर 3, और इसमें तो कॉमन नहीं लिए इसको, तो बस उसी तरह उतारना है हमको, +1 तो हो जाएगा। अब यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर, तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया 3, और यहाँ पर जो है इसको x मान लीजिए, तो 3x + 1 लिखेंगे, जहाँ x बराबर 3m² + 4m + 1। तो अब इसको देखिए और यहाँ वाले को देखिए और यहाँ वाले को देखिए। तो जो बोला गया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो यहाँ पर जब भी वर्ग कर रहे हैं, एक बार यहाँ वर्ग किए तो आपका 3x आया, मतलब इसके रूप में आया। अब जब यहाँ पर वर्ग किए हैं दूसरे वाले में, जब वर्ग किए तो आपका किस रूप में आया, 3x + 1 इसके रूप में ही आया। अब फिर दोबारा जब वर्ग किए यहाँ पर लिया कर r का मान 2 रखे, जब वर्ग किए तो यहाँ पर भी आपका आया 3x + 1, मतलब कि हमेशा या तो इसके रूप में आ रहा है। देखिए पहला वाला इसके रूप में आया, अब दूसरा वाला आया आपको कहाँ आया, यहाँ पर आया। तो यह भी देखिए इसके रूप में ही आया, बस एम के जहाँ पे हो गया, उससे मतलब नहीं, इसके रूप में है ना। अब फिर यहाँ भी इसी के रूप में है, तो इसका बार बार क्या हो रहा है कि वर्ग करने पर या तो इसके रूप में या तो इसके रूप में आ रहा है। तो स्पष्ट हो रहा है, तो लिखेंगे अतः अब यही जो बोला गया था वही लिख देंगे, अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हमेशा इसके और इसके रूप का होता है। अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है किसके रूप में होता है, 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, हमको यही सिद्ध करना था, प्रूफ हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को यह अच्छी तरह समझ में आया है। यदि नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का प्रॉब्लम रह भी गया होगा, तो आप लोग इस वीडियो को एक बार और देख लीजिए, तो वीडियो बड़ा ना हो जाए। इसके लिए हम एक सवाल जो बच जा रहा है आप लोग का, तो यह सवाल अगले वीडियो में सॉल्व करा देंगे। लेकिन इससे पहले आप लोग, जैसे ही आप लोग का चौथा सवाल लगाया गया है, इसी के आधार पर उस सवाल को भी लगाइएगा, लेकिन उसमें क्या कि उसमें घन कर दीजिएगा। जैसे इसमें वर्ग किया गया था, तो उसमें क्या करना है, हमको घन करना है, तो आप लोग उसका घन कर लीजिएगा, मतलब घाते 3 के रूप में लिख लीजिएगा। जैसे हम यहाँ स्क्वायर कर रहे थे, दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे थे, तो आप लोग दोनों पक्षों का घन करके सॉल्व करेंगे तो आप लोग का लग जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट एंड थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।